Hello friends, welcome back. Today we are going to solve the Vision IAS test series. This is our test number 15. Already we have covered up to the test number 14. तो आज के पहले हमने जो है टेस्ट नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है. आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे. इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट. राइट, कि मीन्स दो स्टेटमेंट आपका दिया गया है, इसमें से बोल रहा आपका कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट कह रहा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू सप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेशन. राइट, तो सही है. ये आपका क्या कहना चाहता है कि हमको पता है कि आपका क्या है, पार्लियामेंट है. राइट, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है आपका अमेंडमेंट कर सकता है, यानी कि अमेंडमेंट्स जो है वो आपका अलाउ है. इंडिया में किसी भी चीज के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है अगर फर्दर वो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंडिया के ग्रोथ के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए. राइट, किसी भी चीज के लिए अगर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसका फर्दर अमेंडमेंट किया जा सकता है. राइट, अंडर आर्टिकल 368. राइट, 368. तो फ्लेक्सिबिलिटी आप ये आपका किसको दर्शाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जो है ये दर्शाता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपका फ्लेक्सिबल है. राइट, तो सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है. दूसरा कह रहा है द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर बोथ एग्जस्टिशन एंड एक्सीजेंसीज ऑफ द फ्यूचर. राइट, तो सही है कि मीन्स जो जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उन्होंने इसको मतलब फ्यूचर में भी देखते हुए बनाया था. मीन्स इसमें जो है फर्दर अमेंडमेंट किया जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, कि मीन्स समय की आवश्यकता के अनुसार उसको जो है चेंजेस किया जा सकता है. राइट, सही है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 31 जो आपका था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है क्या किया गया, जो है अब्रोगेट किया गया. राइट, कि मीन्स इसको जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट नहीं किया जा पा रहा था. क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर ये किसी की प्रॉपर्टी है, राइट, तो इस पर सरकार को क्या करना है, डेवलपमेंटल वर्क करना है, रोड बनाना है, राइट, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को इसको इस प्रॉपर्टी को लेना होगा. लेकिन जो है ये अंडर किस में आता था आपका, अंडर आर्टिकल 31 जो है ये आपका आता था फंडामेंटल राइट में. और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है किसी के, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकता है. राइट, तो इसके वजह से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट कोई भी अपना डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पा रहा था. तो इसलिए जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर जो है इसको क्या कर दिया गया, लीगल राइट में आपका कर दिया गया, जो आपका आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था आपका, जो है राइट टू प्रॉपर्टी. राइट, तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है. तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपका, कह रहा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज. यहाँ पर देख सकते हैं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838 वाज इस्टेब्लिश्ड बाई. राइट, कि मीन्स जो है ये किसके द्वारा आपका इस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है. राइट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं. कह रहा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ, सेकंड को नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838 वाज इस्टेब्लिश्ड बाई. राइट, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये जो फॉलोअर्स होते थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो, उनके द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता था. राइट, और इनके जो फॉलोअर होते थे उनको क्या बोला जाता था, डेरोजियंस बोला जाता था. डेरोजियो के जो आपके फॉलोअर्स होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, डेरोजियंस बोलते थे. राइट, डेरोजियंस बोला जाता था. राइट, तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जो आपका बनाया गया था सोसाइटी, ये किस लिए बनाया गया था. तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये किस लिए बनाया गया था आपका, कि मीन्स इस पर क्या हो रहा था कि आपका कंसेंट लिया जाता था. राइट, कंसेंट लिया जाता था, लोगों की सहमति ली जाती थी, और इस पर डिस्कस होता था कि किन किन मुद्दों पर जो है डिस्कस होता था. जैसे कि वेस्टर्न साइंसेज की मीन्स वेस्टर्न जो आपका कल्चर है, राइट, उसके बारे में बात किया जाता था, कैसे डेवलपमेंटल वर्क किया जा सकता है, जो है उसके बाद सती मैरिज को कैसे हटाया जा सकता है, विडो रीमैरिज को कैसे रीइम्पोज किया जा सकता है. राइट, और सोशल एविल्स जो जितने भी आपके फैले हुए थे उसको कैसे हटाया जा सकता है. इन सभी मुद्दों पर क्या हो रहा था कि बातें किया जा रहा था. उसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी, उसी सोसाइटी को बोला जाता था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838. राइट, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. राइट, तो ये कौन बनाए थे, आपके जो फॉलोअर्स होते थे, फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था, डेरोजियंस बोला जाता था. तो इन्हीं डेरोजियंस ने जिन जो फॉलोअर्स होते थे हेनरी विवियन डेरोजियो का, उन्होंने जो है ये सोसाइटी बनाई थी 1838 में, क्या करने के लिए, जो भी सोशल इविल्स फैले हुए थे और डेवलपमेंटल वर्क के लिए जो है ये सोसाइटी आपकी बनाई गई थी. राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सुगोसिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए एन. राइट, कि मीन्स सुगोसिन यहाँ पे एक वर्ड दिया गया आपका, और यह आपका न्यूज में था. राइट,
तो इसके बारे में पूछ रहा है कि यह किसको दर्शाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह क्या है आपका प्रोटीन दैट लॉक्स द एक्स क्रोमोसोम इनटू एन एक्स शेप, राइट। कि मीन्स ये क्या करता है, जो सुगोसिन आपका ये क्या करता है, एक प्रोटीन है, राइट। प्रोटीन को क्या करता है, लॉक करता है, किस प्रोटीन को, एक्स क्रोमोसोम को। ये क्या करता है, जो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम आपका मेल एंड फीमेल दोनों के बॉडी में पाया जाता है, राइट। तो इसको ये क्या करता है, लॉक करता है, राइट। क्या किस लिए लॉक करता है, एक्स मीन्स इसका जो शेप है वो एक्स बर्नर है, इसलिए इसको लॉक कर देता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, सुगोसिन बोला जाता है, राइट। तो ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाता है, और यह जो है साइंस एंड टेक का काफ़ी रिसेंटली में आपका पूछा भी जा रहा है, तो इसलिए बीजन IAS वालों ने इस पर जो है कंसर्न किया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, राइट। कि मीन्स जो इंडियन सिटीजनशिप है वो उसको कैसे लॉस किया जा सकता है, उसके बारे में जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। क्यों सही है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्यों सही है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो जब आपका पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एक्ट आपका जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट और आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। देखिए बार बार यह पूछा जाता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ये आपका किस में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर कहीं भी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो फुल एज का, मान लीजिए 18 साल का कोई यह व्यक्ति है, राइट, तो ये और यह 18 साल का हो गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन है क्या कि मीन्स यह क्या करता है, रिनाउंस कर सकता है कि इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है आपका, यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका 1955 जो है उसमें मेंशन है, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। तो इसमें यह मेंशन है कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, इसमें यह मेंशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, राइट, वो फुल एज का है, राइट, यानी कि वो क्या है आपका कि मीन्स फुल एज का है, तो वो क्या करता है, अपना जो सिटीजनशिप है वो रिनाउंस कर सकता है, राइट। और यह भी प्रोविजन है कि अगर किसी और देश का कंट्री का, राइट, जैसे कि ये इंडिया है आपका और ये आपका पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान का सिटीजनशिप ले लेता है, तो इंडिया का सिटीजनशिप इसको ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है व्हेन ए पर्सन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लॉस्ट सिटीजनशिप, राइट। सही है कि मीन्स अगर भारत में यह भी प्रोविजन है कि अगर यह व्यक्ति जिसने अपना भारत का सिटीजनशिप छोड़ दिया, राइट, तो इसके अगर छोटे बच्चे होंगे यानी कि 18 साल से कम होंगे तो उनका भी सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगा, और फिर जब वह 18 साल के होंगे तो फिर इंडिया में वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड कह रहा है द नंबर ऑफ सिटीजन्स रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम समझते हैं। यह कह रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं, राइट, और प्रीवियस के अगर देखा जाए, राइट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, क्योंकि मतलब अभी कम हुआ है जो भारत का सिटीजनशिप छोड़ रहे थे, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है ए पर्सन वॉलंटरीली गिविंग अप इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स OCI जो आपका होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है, राइट, उसको भी क्या कह रहा है कि अगर कोई ये पर्सन है, राइट, तो इन्होंने क्या किया, भारत का सिटीजनशिप छोड़ दिया, राइट, तो ये ओवरसीज सिटीजन जो आपका ओवरसीज सिटीजन इंडिया होता है आपका कार्ड, इसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या, तो ये रॉन्ग है, राइट। ये आपका जो है OCI को प्राप्त कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट। तो दो स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका B इज द राइट आंसर, कि ओनली 2 इज द राइट आंसर। दो स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स अहमद शाह अब्दाली के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो अहमद शाह अब्दाली का जब भी नाम आता है तो एक चीज़ तो आपको याद होना चाहिए, राइट, बैटल ऑफ पानीपत, राइट, कि पानीपत का जो आपका तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, राइट। तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह आपका अहमद शाह अब्दाली के ही बीच में हुआ था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ही नेम्ड शाह आलम सेकेंड एज द मुगल एम्परर आफ्टर विनिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो सही है आपका कि जब उसने जीत कर यहाँ पर जब विजय प्राप्त कर लिया बैटल ऑफ थर्ड पानीपत में 1761 में, तो उसके बाद उसको ने क्या किसको बना दिया था, जो है शाह आलम द्वितीय को यहाँ का मुगल एम्परर बना दिया था, राइट। सेकंड आपका कह रहा है ही कैरिड विथ हिम द पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाइल
लीविंग इंडिया, ये क्या रहा है कि मीन्स जब अहमद शाह अब्दाली भारत से बाहर जा रहा था तो उसने क्या किया कि जो पीकॉक थ्रोन था आपका उसको भी भारत से बाहर लेते गया क्या, राइट। तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह सबको पता होगा कि यह नादिर शाह जब इन्वेजन किया था, राइट, नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था कब 1739 में, तो उसने जो है पीकॉक थ्रोन को लेकर गया था यहाँ सर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ओनली जो है वो सही है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द ग्राम न्यायालय, राइट। जो ग्राम न्यायालय होते हैं उसके रिगार्डिंग में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, द ग्राम न्यायालय इज ए कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, राइट। कि मीन्स सबसे पहले आपको क्या कौन सा यही देखने को मिलता है, ग्राम न्यायालय ही जो है जुडिशियल सिस्टम में अगर देखा जाए तो देखने को मिलता है, राइट, सही है। कि सबसे लोअर लेवल पर ग्राम लेवल पर हमको ग्राम न्यायालय ही देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन ग्राम न्यायालय इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि यह गवर्नर क्या कर रहा है कि गवर्नर क्या करता है, इसको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन ऑफ द आपका जो है हाई कोर्ट, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका जो है ये रॉन्ग हो जाता है, राइट, क्योंकि जो है स्टेट गवर्नमेंट ये क्या करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यह स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है ऑन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। थर्ड कह रहा है न्यायाधिकारीज हु प्रिसाइड ओवर ग्राम न्यायालय आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स, राइट। तो सही है कि मीन्स जो प्रिसाइड कर रहे हैं न्यायाधिकारी जो हैं उन्हीं को क्या बोला जाएगा, जो प्रिसाइड करेंगे न्यायाधिकारी बोलेंगे, राइट। वो क्या होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। तो सही है कि मीन्स बिना जुडिशियल ऑफिसर के किसी को जुडिशरी के ऊपर थोड़ी ना बैठाया जाएगा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, दो स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, ये कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपका पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको किसमें मेंशन है, पार्ट 4A में आपका मेंशन है, और इसके लिए एक ही आर्टिकल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, आर्टिकल नंबर 51, राइट, 51 इसमें आपका जो है ये आपका मेंशन है, राइट। तो इसके लिए आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही आर्टिकल मेंशन है 51A, आर्टिकल 51A, राइट। और यह कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपका, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज, राइट। तो सही है कि मीन्स जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका वो क्या करता है, एक वार्निंग देता है कि आप एंटी नेशनल ना जाएं, राइट। कि ये आपका इंडिया है तो आप इंडिया के खिलाफ ना जाएं, राइट। इसके लिए आप काम करें। जो भी पब्लिक सेक्टर के जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए हैं, राइट, उसके आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फ्लैग का आपको प्रोटेक्ट करना है, नेशनल एंथम का प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये एक टाइप का आपका प्रोटोकॉल है कि मीन्स इसमें आपको क्या करना है, फॉलो करना है इन चीज़ों को, ताकि मीन्स इंडिया का जो आपका लिबर्टी आपका लिबर्टी बना रहे और इंडिया का इंडिपेंडेंस और एक जो गर्व है आपका वो बना रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका जो है 100% करेक्ट है, राइट। उसके बाद कह रहा है आपका सेकंड स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर फेल्योर ऑफ द फुलफिलमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है आपका कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, कोई पेनाल्टी वगैरह इम्पोज नहीं कर सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करता है, राइट। तो ये रॉन्ग है क्योंकि मीन्स देखिए अगर फंडामेंटल ड्यूटी का बहुत ज़्यादा कोई वायलेशन कर रहा है, एंटी गवर्नमेंट जा रहा है, एंटी नेशनल जा रहा है, राइट, तो उसके ऊपर जो है क्या कर सकता है, पेनाल्टी और फिर आपके जो है पेनाल्टी या फिर पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो बाई एलिमिनेशन भी आप यहाँ से जा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सभी में दिया गया है आपका, तो एलिमिनेट करके भी आप राइट आंसर तक जा सकते थे। फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट है। तो लेकिन थर्ड ऑप्शन को हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज क्रिएट ए फीलिंग दैट सिटीजन्स आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, राइट। सही है कि मीन्स जो फंडामेंटल ड्यूटी है अपना वो नॉट ओनली क्या करता है कि अपने अंदर एक नेशनलिटी की भावना देती है, बल्कि क्या करता है कि एक्टिव पार्टिसिपेटर वो दिखाता है कि हाँ हम लोग इंडिया के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि कोई आर्मी है, राइट, आर्मी है तो आर्मी के लिए हमारे अंदर से ऑटोमेटिक क्या होता है कि अपने अंदर एक प्यार भावना जग जाता है कि मीन्स ये क्या कर रहा है कि हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको बस नहीं कि क्या कर रहा है ये पूरे इंडियंस को जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट, अपने जान का बाजी लगाकर, राइट। तो ये अपने लिए क्या होता है
जो है प्राउड मोमेंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अगर हम पूरा करते हैं तो हमारे अंदर ये प्राउड फील होता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेरोजियंस ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट, राइट। तो इसके पहले भी हमने जो है एक क्वेश्चन पढ़ा है डेरोजियंस के बारे में। तो डेरोजियंस कौन होते थे, हमने बताया है कि जो हेनरी विवियन डेरोजियंस के फॉलोअर होते थे उसी को हम लोग क्या बोल दिया जाता था, डेरोजियंस बोला जाता था, राइट। तो उसी के बारे में आपका पूछ रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से जो है आपके करेक्ट हैं, राइट। तो 8 नंबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे पोज्ड एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज टू द रिलीजियस एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदुइज्म, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है आपका, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि 1838 में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, राइट। उस सोसाइटी का क्या नाम था आपका, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, राइट। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ, राइट, फॉर द एक्विजिशन ऑफ आपका था जनरल नॉलेज, राइट, जनरल नॉलेज। तो इसको ये किसके द्वारा बनाया गया था आपका, डेरोजियंस के द्वारा बनाया गया था, राइट, डेरोजियंस। और डेरोजियंस कौन होते थे, फॉलोअर्स ऑफ हेनरी विवियन डेरोजियो, राइट। जो फॉलोअर्स होते थे उनको बोला जाता था आपका जो है डेरोजियंस बोला जाता था, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी फैला हुआ था समाज में उसको समाप्त करने के लिए क्या बनाया था, ये आपका सोसाइटी बनाए थे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है दे डिड नॉट हैव टोटल फेथ इन द ब्रिटिश एंड रिजेक्टेड इंग्लिश एजुकेशन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ऐसा कोई मेंशन नहीं है आपका। उसके बाद थर्ड आता है आपका देयर प्रोफेस्ड एथीज्म बिकेम फेमस विच वाज मैनिफेस्टेड थ्रू विनिंग एंड डिनाइंग इन फॉरबिडन मीट, राइट। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है आपका। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये मीन्स 2 स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड क्रॉस एक्ट 1892, राइट। लॉर्ड क्रॉस एक्ट 1892 के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड क्रॉस एक्ट 1892, राइट। और इसी को एक और नाम से जाना जाता था इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1892, राइट। क्या नाम से जाना जाता था, इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1892, राइट। इस नाम से भी इसको जो है जाना जाता था, राइट। तो इसमें प्रोविजन क्या था आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट दिया गया है। इट हैज प्रोवाइडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेज, राइट। कि मीन्स एक्सपेंशन करने को लिए किसको बोला, जो सेंटर पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था उस पर भी, और जो आपका स्टेट पर प्रोविंसेज पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके एक्सपेंशन की बात किया था, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट बस ओनली वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फेडरल फीचर के बारे में पूछ रहा है आपका। फेडरल फीचर मीन्स क्या होता है आपका, जैसे कि हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट ही है आपका, तो पार्लियामेंट पर आपको जो है 2 असेंबली देखने को मिलता है। एक तो होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है आपका कौन सा, राज्यसभा, राइट। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, फेडरल फीचर बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा है आपका कौन सा, अगर वही स्टेट पर देखा जाए आपका, तो स्टेट पर भी क्या होता है आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेडरल फीचर बोल सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्यूअल पॉलिटी विद द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट एट द पेरीफेरी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि बाईकैमरलिज्म स्ट्रेंथन द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। बाईकैमरल जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये क्या किया, जो है स्ट्रेंथन किया आपका किसको, फेडरल फीचर को। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस while in India is to assist it to a peaceful demise who said these famous lines, right। तो यह स्टेटमेंट आपका जो दर्शाया गया है यहाँ पर कि ये बोल रहा है आपका कि यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा जो है दिया गया है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट आपका दिया गया था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। दो इसमें आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है इसमें से, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है
ओरिजिनली द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वह इनिशियली क्या था कि मीन्स इंडिया में वो नैरो था, छोटा था आपका एज कंपेरिजन टू यूएसए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद दूसरा आपका कह रहा है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कंटेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21, राइट। तो अंडर 21 आपका क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपका क्या है, आर्टिकल कौन सा कहता है आपका, जो है आर्टिकल 21 कहता है, राइट। तो ये क्या है, ये आपका क्या कहता है, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मीन्स एक भारत का जो कानून है वो क्या कहता है कि यह कोई व्यक्ति है, राइट, यह कोई व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति अगर निर्दोष है, राइट, और इसको क्या किया गया है, कोर्ट में डाल दिया गया, कोर्ट में पिटीशन कर दिया गया है और यह व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच गया, राइट। लेकिन ये क्या है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर एक व्यक्ति को बचाने के लिए, राइट, कि मीन्स अगर यह दोषी नहीं है तो इसको बचाने के लिए अगर 4-5 को भी छोड़ना पड़े, राइट, 4-5 को जो कैदी है उसको भी रिलीज करना पड़े, कि मीन्स अगर एक्चुअल में यह दोषी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इसीलिए जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मीन्स इंडिया में क्या होता है कि जो आपका कानून है वह लोगों को, जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो एक व्यक्ति है वो रेप कर देता है, राइट, लेकिन क्या कर देते हैं कि उसको डायरेक्ट नहीं सजा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब अगर क्या पता इसने रेप किया है कि नहीं है, राइट, और डायरेक्ट फांसी दे दिया जाए तो अगर मान लीजिए यह व्यक्ति निर्दोष था और इसको फांसी दे दिया गया, राइट, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि मीन्स वो तो सबसे बुरा हो जाएगा, राइट, कि मीन्स एक निर्दोष व्यक्ति को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, राइट। तो उसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये आपका क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है कि मीन्स जो है किसी को जो है क्या किया जाए, जब तक पूरा हमारा क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो दोषी नहीं करार किया जाता है तब तक जो है उसको हम लोग सजा नहीं दे सकते हैं, राइट। तो सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन भी इसका जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया गया है आपका रिफॉर्म एक्ट के बारे में दिया गया है और गवर्नर जनरल और वायसराय, राइट, कि इतने समय कौन गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ पर थे, राइट, उसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है यहाँ पर एबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829, राइट, जो आपका एबोलिशन ऑफ सती हुआ था 1829 में, वो आपका जो है उतने समय कौन वायसराय थे या फिर आपके गवर्नर जनरल थे, राइट, राइट। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका पिछले साल प्रीलिम्स में पूछा गया था, 2023 का आपका प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए क्या पूछा गया था कि यह विलियम बेंटिक जो थे आपका, इसका कार्यकाल हम लोग सबसे पहले समझते हैं, राइट। तो देखिए ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं। कब तक आपका जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं, 1828 से लेकर आपका जो है 1828 से लेके 33 तक ये क्या करते रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं, राइट। लेकिन हमको पता है कि आपका क्या आता है कि इंडियन एक्ट आता है, आपका एक्ट आता है कौन सा 2000 कह रहा हूँ, राइट, 1833 में आपका एक्ट आता है और उसमें इनको क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन ला दिया जाता है, राइट। तो 1833 में ही ये बन जाते हैं क्या, 1833 में बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया कौन बने थे, राइट, और यह कब यह प्रोविजन लाया गया था, तो 1833 में आपका लाया गया था और कौन थे आपके, विलियम बेंटिक ही थे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो एबोलिशन ऑफ सती हुआ था 1829 में, यह आपका जो है विलियम बेंटिक के दौरान ही हुआ था, राइट। इस प्रकार फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट आपका कब आया था, 1856 में आया था, राइट। तो यह किसके समय में आया था, इसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो फिर सेकंड स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि विडो रीमैरिज एक्ट जो आपका 1856 आया था, इसके दौरान कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे क्या, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो क्या किए थे, ड्राफ्ट किए थे, राइट, ड्राफ्ट किए थे, राइट। आपका कब जो है एक ड्राफ्ट किए थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये ड्राफ्ट किए थे कब जो है 26 जुलाई, राइट, कब ड्राफ्ट किए थे, 26 जुलाई 1856 को इन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट किया था, राइट। लेकिन जब यह इम्प्लीमेंट हुआ था आपका तो उतने समय कौन थे आपके जो है गवर्नर जनरल आपके कौन थे, राइट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो है उतने समय आपके गवर्नर जनरल हो जाते हैं, राइट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग।
राइट। तो यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसे पूछा गया था होता कि किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था जो आपका विडो रीमैरिज एक्ट 1856, तो लॉर्ड डलहौजी थे, राइट। तो अगर ड्राफ्टमेंट के बारे में पूछा गया होता तो सही था, लेकिन उतने समय जब ये इम्प्लीमेंट किया गया था तब कौन थे आपके जो है लॉर्ड कैनिंग थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड। स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपका कह रहा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, राइट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में ये आया था, इसलिए आया था क्योंकि देखिए इसमें ये हो रहा था आपका कि अगर किसी का शोषण हो रहा है, राइट, कि मीन्स कोई अगर गर्ल चाइल्ड है, राइट, इसका शोषण हो रहा है, तो ये शोषण के विरुद्ध आपका जो है एज कंसेंट इसमें किया जाता था। और अगर एज जो बच्ची है, राइट, वो माइनर है, माइनर चाइल्ड है, राइट, तो उसके खिलाफ क्या होता था, कड़ी सजा दिया जाता था अगर कोई क्या कर रहा है कि किसी बच्चे का शोषण कर रहा है, राइट। तो ये किसके समय पे आया गया था, लॉर्ड जो है ये लैंसडाउन के समय में ही आया था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि दो स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है द पेरिस प्रिंसिपल्स वेयर एडॉप्टेड बाय द यूएन इन 1993 दे प्राइमरली डील विथ, राइट। तो यह किसके बारे में डील करता था, जो आपका जो है पेरिस प्रिंसिपल्स था, एडॉप्टेड किया गया था आपका यूएन में 1993 में, ये प्राइमरली किससे डील करता था उसके बारे में आपका जो है ये कह रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स से आपका जो है ये डील करता था, राइट। कि मीन्स इतने समय जो है NHRIS आया था, NHRIS, राइट। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, राइट, ये क्या हुआ था आपका, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे आपका जो है क्या करने के लिए, ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल, राइट। तो यहाँ पर दिया गया आपका जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि मीन्स किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको जो है देखने को मिलता है, राइट। राइट। तो इसके बारे में आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है संस्कृत कॉलेज। तो संस्कृत कॉलेज आपका जो है बनाया गया था 1791 में बनाया गया था, राइट। तो 1791 में आपका गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे, राइट। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुनकर आपको जो है एक चीज़ याद आना चाहिए, हमेशा याद आना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट, राइट। परमानेंट सेटलमेंट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आपका यूपीएससी का, ये बार बार आपका पूछा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपका जो है पूछा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा जाता है, और इसी में आपका सनसेट लॉ, सनसेट ऑक्शन, ये सब वर्ड आपको सुनने को मिलता है, राइट। तो ये आपका जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1791 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इतने समय गवर्नर जनरल जो थे, राइट, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे आपका, राइट। इन्होंने हेल्प किया था कि इसको ये बनाने के लिए, जोनाथन डंकन को हेल्प किया था संस्कृत कॉलेज को बनाने के लिए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कलकत्ता मदरसा लॉर्ड वेलेस्ली के दौरान जो है बनाया गया था क्या, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्यों रॉन्ग हो जाएगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। जो संस्कृत कॉलेज बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था आपका, राइट। तो देखिए संस्कृत कॉलेज तो हमने जान लिया कि 1791 में बनाया गया था। कलकत्ता जो मदरसा था आपका ये कब बनाया गया था, ये 1781 में बनाया गया था, राइट। तो 1781 में बनाया गया था। इतने समय आपका गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे क्या, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली नहीं थे, बल्कि कौन था आपका जो है ये वारेन हेस्टिंग थे, राइट। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर आपके कौन थे, जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वारेन हेस्टिंग ही थे, राइट, वारेन हेस्टिंग ही थे। तो इस प्रकार से ये भी आपको फर्स्ट जो है याद होना चाहिए कि जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछ रहा है कि ये वारेन हेस्टिंग के समय में बना था क्या, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यह आपका वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं बल्कि किसके समय में बनाया गया था, आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बनाया गया था, राइट। तो ये इंटरचेंज कर दिया गया ऑप्शन आपका। तो इस प्रकार, और ये कब बना था आपका 1800 में बना था, राइट, 1800 में बना था। तो इस प्रकार से ये भी याद होना चाहिए आपको, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जो है आप पूछ लेता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन बना था आपका, कलकत्ता मदरसा 1781 में बना आपका। उसके बाद आता है आपका संस्कृत कॉलेज 1791 में बना आपका। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट, 1800 में बना था, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स जो न्यूज में थे और कंट्री के बारे में पूछ रहा है आपका, कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है, राइट। तो इसके बारे में एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा, सेकंड स्टेटमेंट बस सही है आपका, मुनरो
थुरुनुथु जो है आपका वो इंडिया में ही पाया जाता है आपका, और इंडिया के कहाँ पर पाया जाता है, केरला स्टेट में आपका जो है पाया जाता है, और केरला स्टेट में ये आपका पाया जाता है। और ये किसके कॉन्फ्लुएंस पर पाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट राइट तो अष्टामुड़ी लेक यहाँ पर है, अष्टामुड़ी लेक, और कल्लाडी रिवर जो है इसी के कॉन्फ्लुएंस पर पाया जाता है आपका। राइट तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि मुनरू जो आपका थुरुनुथु है, राइट, ये इंडिया के कहाँ पर पाया जाता है, राइट, किसके कॉन्फ्लुएंस पर पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट और बाकी आपका जो है अदर कंट्रीज के हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सपंजिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इंडियन पार्लियामेंट। राइट तो कि मीन्स जो इंडियन पार्लियामेंट में आपका एक्सपंजिंग जो देखने को मिलता है, एक्सपंजिंग ऑफ प्रोसीडिंग, ये आपका पूछ रहा है इसके बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है। राइट तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सपंजिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इंडियन पार्लियामेंट। राइट तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक्सपंजिंग मीन्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो एक्सपंजिंग मीन्स क्या होता है कि मीन्स आपका रिमूव्ड, कि मीन्स किसी भी पार्ट को आपका पार्लियामेंट से स्पीच, किसी भी स्पीच को पार्लियामेंट से रिमूव करना, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपंजिंग बोला जाता है। राइट तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हम क्यों पढ़े। राइट तो ये अभी आपका रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो और ये किसके एडवाइस पर हटाया जाता है पार्लियामेंट से, राइट, किसी भी आर्डर को, तो ये जो स्पीकर होते हैं उनके आर्डर पर हटाया जाता है। राइट तो अभी कुछ बयान था, कुछ पोर्शन जो था आपका राहुल गांधी जी का, उसको क्या कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द पार्लियामेंट आर्डर। राइट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर। राइट तो इसीलिए जो है आपका न्यूज में था। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका कह रहा है कि एक्सपंज्ड पोर्शन सीज टू एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट बट कैन बी रिपोर्टेड बाय द मीडिया हाउसेज। राइट कि मीन्स ये क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट तो हटाया जा सकता है, लेकिन जो रिपोर्टेड मीडिया है वो क्या कर सकता है, इसको जो है अपना रिकॉर्ड दिखा सकता है क्या, नहीं। राइट तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी अगर स्पीकर ने क्या कर दिया, एडवाइस कर दिया उसको हटाने के लिए, राइट, तो वो फिर कहीं भी हमको जो है देखने को नहीं मिलेगा। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका ये रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है द डिसीजंस टू एक्सपंज ए वर्ड और पोर्शन ऑफ ए स्पीच इज मेड बाय द स्पीकर। तो फर्स्ट हमने बताया ये कि स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, उसको रिकमेंड किया जाता है कि इस पोर्शन को या फिर इस स्पीच को पूरा भी हटाया जा सकता है। राइट तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है ए पर्सन इज एलिजिबल टू गेट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड इफ। राइट कि मीन्स कोई भी पर्सन आपका क्या कर सकता है कि पीआईओ मीन्स क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है वो कब कब पा सकता है, उसके लिए कंडीशंस दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ए पर्सन एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स कोई भी पर्सन अगर व्यक्ति चाहता है कि पीआईओ कार्ड लेना है, कि मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड लेना उसको, तो कभी भी जो है वो प्राप्त कर सकता है। राइट और दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि ए पर्सन इज ए स्पाउज ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट स्पाउज मीन्स क्या होता है, साथी। राइट कि किसी का साथी है, जीवन साथी है। राइट तो वो क्या कर सकता है कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है वो कलेक्ट कर सकता है। सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि ए पर्सन हुज ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर वाज, यानी कि दादा या फिर परदादा उनके जो है वो इंडिया में परमानेंटली रेसिडेंट थे इंडिया में, और वह डिफाइन है अंडर आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट तो थर्ड भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया आपका कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मिलेट्स, कि यहाँ पर मिलेट्स देखिए अब मिलेट का क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 को मिलेट ईयर मनाया गया है। राइट इंडिया में जो है, इंडिया को 2023 में क्या किया गया है, मिलेट ईयर मनाया गया है। राइट तो 2023 में आपको जो है ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, तो ये आपको जो है 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए विजन आईएएस वालों ने जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया है। राइट तो फर्स्ट इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मिलेट्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव मेंशन्ड मिलेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ माइनर मिलेट्स। राइट तो देखिए इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन कौन सा इसमें से माइनर मिलेट है। राइट तो अब आपके मन में यह क्वेश्चन होता होगा कि मिलेट और माइनर मिलेट में इसमें क्या क्या डिफरेंस है। राइट तो मिलेट तो आपका हो गया कि क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिलेट बोलेंगे। तो मिलेट का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है रागी जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है। राइट तो रागी तो आपका माइनर मिलेट हो ही नहीं सकता है। राइट कि आपका जो है इसमें से वो माइनर मिलेट आपका जो है नहीं हो सकता है। राइट
तो और देखिए मिलेट होने का फ़ायदा क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है कि मीन्स अगर सूखे एरिया में लगाया जा रहा है तो उसको क्या किया जाए, इरिगेशन अच्छी देनी चाहिए, फर्टिलिटी देना चाहिए उनको, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब चीज़ें उसको जो है प्राप्त होना चाहिए, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही है एक्सेप्ट रागी, रागी क्योंकि आपका क्या है, ये मिलेट है, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है 3 स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, कि मीन्स 3 इसका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट, राइट। कि मीन्स यहाँ पर दिया गया है आपका स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, राइट, उसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाई अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अंडर आर्टिकल 368, राइट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अंडर आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट होना चाहिए तभी हम किसी भी टेरिटरी को जो है एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। तो फर्स्ट तो आपका सही है, राइट। और दूसरा कह रहा है आपका, राइट, और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है द सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो ये भी सही है कि मीन्स अगर हमारा दो कंट्री का क्या है डिस्प्यूट है, अगर उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग सेटलमेंट कर ले रहे हैं तो इसके लिए भी कोई आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इसमें पूछा कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी, की नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो इसमें से आपका बोल रहा है कि यहाँ पर दिया गया मराठा लीडर्स और इसमें दिया गया आपका सिग्निफिकेंट इवेंट्स, की मीन्स कौन सा इवेंट्स जो है कौन से मराठा लीडर के समय में हुआ था उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बालाजी विश्वनाथ के बारे में बोल रहा है आपका कि सिक्योर्ड चौथ एंड सरदेशमुखी राइट्स फ्रॉम मुगल्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है कि मीन्स 35% ऑफ द रिवेन्यू जो होता था और फार्मर्स को उनको देना पड़ता था आपका, कि इसको जो है ये आपको जो है पेशवा को देना पड़ता था, राइट। पेशवा विश्वनाथ जो है ये कलेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि 35% ऑफ द रिवेन्यू जो पीजेंट्स होते थे वो आपको देना पड़ता था। और दूसरा कह रहा है रघुनाथ राव के बारे में पूछ रहा है आपका साइंड ट्रीटी ऑफ बसाइन विथ ब्रिटिश, राइट। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन आपका कब हुआ था उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो जो ट्रीटी ऑफ बसाइन हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1802 में। कब हुआ था, 1802 में, 1802 में हुआ था, राइट। और ये किसके किसके बीच में हुआ था आपका, जो है ये बाजीराव सेकंड आपका हुआ था, किसके किसके बीच, बाजीराव सेकंड के बीच हुआ था आपका, और इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ था, राइट। तो इसमें दिया गया है कि रघुनाथ राव के द्वारा हुआ था क्या, तो रघुनाथ राव इनके पिताजी थे, राइट, फादर थे। रघुनाथ राव जो है ये आपके बाजीराव सेकंड के फादर थे, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो है ये ट्रीटी किसके साथ होता है, बाजीराव सेकंड के साथ होता है, राइट। इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग है। और थर्ड आपका कह रहा है माधव राव के बारे में पूछ रहा है रीस्टोर्ड शाह आलम सेकंड टू मुगल थ्रोन, राइट। तो माधव राव का जो आपका जो है टाइम पीरियड था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 1761 से लेके जो है इनका 1772 तक इनका टाइम पीरियड था, और इन्होंने रिस्टोर किया था शाह आलम सेकंड को टू मुगल थ्रोन के लिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इस प्रकार से बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि दो स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जियोग्राफी पार्कचिक, पिंडारी, मछोई आर, राइट। ये सब क्या है, तो ये सब ग्लेशियर्स के नाम है जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको यह लद्दाख रीजन में देखने को मिलता है, राइट। ये आपको जो है जम्मू कश्मीर का ऊपर क्या पड़ता है आपका लद्दाख रीजन पड़ता है, राइट। तो लद्दाख में ये सभी ग्लेशियर्स के नाम है आपको जो है ये देखने को मिलता है, राइट। पिंडारी, मछोई और आपका जो है पार्कचिक, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका 22 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन एक्ट्स विच ऑफ द एबव एक्ट्स वेयर मींट टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो क्या किया था, वर्क किया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के जो है कर्ब करने के लिए, यानी कि उसको दबाने के लिए जो है वर्क किया गया था, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है कि मीन्स प्रेस एक्ट जो आपका 1835 आया था, इसको छोड़ के जितने भी आपके जो है ये एक्ट आए थे वो क्या करने किए थे कि मीन्स जो प्रेस एक्ट था उसको जो है दबाने के लिए लाए गए थे, राइट। राइट। तो देखिए फर्स्ट वाले के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ओनली आपका रॉन्ग है। तो देखिए ये जो प्रेस एक्ट आपका 1835 में लाया गया था, राइट, इसको एक और नाम से जाना जाता था आपका मेट कैप एक्ट, राइट। क्या बोला जाता था इसको, मेट कैप एक्ट, राइट। मेट कैप एक्ट
1835 भी इसको जो है बोला जाता था। और इसको एक और नाम से जाना जाता था, इसका नाम क्या था आपका जो है मरकैप, राइट। मरकैप वाज आल्सो नोन एज द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, राइट। इसको और क्या नाम जाना जाता था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, राइट। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, राइट, इंडियन प्रेस। तो लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता। क्यों? क्योंकि यह एक्ट लाया गया था कि लिबरेशन के लिए लाया गया था, कि मीन्स क्या किया जाना चाहिए, प्रेस को लिबरेशन किया जाना चाहिए, राइट। तो इसलिए जो है इसको लाया गया था। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है कि मीन्स क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है कर्ब की मीन्स दबाने के लिए, प्रेस जो एक्ट पर जो पाबंदियां लगाई जा रही थी उसको दबाने के लिए कौन कौन से एक्ट लाए गए थे। तो लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आपका जो है रिवोल्ट के बाद आता है, ये भी आपको दबाने के लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये भी आपको दबाने के लिए, कर्व करने के लिए लाया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ये भी आपका जो है क्या किया गया था, दबाने के लिए लाया गया था। लेकिन फर्स्ट जो है वो लिबरलाइज के लिए लाया गया था। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बाय एलिमिनेशन भी आप राइट आंसर तक जा सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। राइट, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट के बारे में आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये बोल रहा है आपका फर्स्ट की इट वाज फाउंडेड बाय रणजीत सिंह इन 1840, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो है ये फाउंडेड किया गया था आपका कि 1840 में ही फाउंडेड किया गया था, लेकिन भगत जवाहर मल के द्वारा फाउंडेड किया गया था। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल, इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, जवाहर मल, राइट। भगत जवाहर मल के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, राइट। और इनको एक और नाम से जाना जाता था, क्या नाम था उनका? सिया साहब, राइट, सिया साहेब, राइट। सिया साहेब के नाम से भी इनको जाना जाता था, राइट। उसके बाद आता है आपका कि इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि इनिशियली इट वाज ए रिलीजियस मूवमेंट बट लेटर ट्रांसफर्ड इनटू ए पॉलिटिकल मूवमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स इनिशियली क्या था आपका कि यह एक रिलीजियस मूवमेंट था, कि मीन्स इंडिया में हमको पता है कि पहले क्या था, ये रिलीजियस मूवमेंट था। लेकिन बाद में क्या होता है कि यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है। पॉलिटिकल मूवमेंट इन द सेंस कि मीन्स ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, कि मीन्स ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमको रिलीजियस के आधार पर हमारा क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, राइट, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, राइट। तो यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है। तीसरा कह रहा है आपका इट एडवोकेटेड फॉर ए बॉयकॉट ऑफ इंग्लिश लॉज एंड एजुकेशन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स ये क्या करते हैं बाद में आपका जो है ये बॉयकॉट करते हैं इंग्लिश लॉ को, जो भी इंग्लिश लॉ है और एजुकेशन को भी ये बॉयकॉट करते हैं, राइट। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। उस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी की ओनली दो स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एबव इवेंट्स, राइट। तो ये आपका जो है आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में इसको लाना है, राइट। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पूछ रहा है कि इसको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में फॉर्म में बनाना है, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आपका फॉर्म हुआ था, इसके बारे में 1600 में ये आपका फॉर्म हुआ था, राइट। लेकिन ये बोल रहा कि आपका क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये जो भी स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं इसको आपको जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो है ये अरेंज करना है, राइट। तो ये आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन आपको कब हुआ था, 1600 में हुआ था, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको बनाना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है आपका कि द कंपनी स्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट इंडिया उड़ीसा, राइट। कि मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, उड़ीसा है। तो उड़ीसा में बोल रहा है आपका जो है कि फर्स्ट फैक्ट्री कब बना था उसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है आपका उड़ीसा में वो फॉर्म हुआ था आपका यहाँ पर हरिहरपुर में हुआ था। कहाँ पर? हरिहरपुर, राइट, हरिहरपुर में आपका हुआ था। और किस ईयर में हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। हरिहरपुर के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आपका हुआ था, जो कि आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है, राइट, उड़ीसा में है, राइट। यह कब फॉर्म हुआ था आपका जो है 1633 में हुआ था, राइट, 1633 में हुआ था, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट तो यानी कि आपको पता चल गया कब हुआ था आपका 1633 में, राइट। उसके बाद दूसरा कह रहा है आपका द कंपनी एक्वायर्ड द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम पुर्तगाल, राइट। कि मीन्स जो है आइलैंड जो आपका बॉम्बे जो था आपका उसको जो है कब इन्होंने जो है पुर्तगाल से पाया था, राइट। तो दूसरा आपका यहाँ पर कह रहा है कि जो बॉम्बे आइलैंड था, राइट, बॉम्बे आइलैंड जो है वह कब पाए थे ये लोग पुर्तगाल से, तो ये 1668 में पाए थे, राइट। तो यानी कि दूसरा आपका इवेंट कब आपका हुआ था 1668 में, और पहला वाला आपका जो है ये 1633 में, राइट। और तीसरा आपका कह रहा है कि द कंपनी वाज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली
राइट, कि मीन्स हुगली पर जो है ये ट्रेड करने का अधिकार कब इनको मिला था, ये 1651 में मिला था, राइट, 1651 में। और फोर्थ आपका कह रहा है द कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ एट मसूलीपट्टनम, राइट, कि मसूलीपट्टनम में इन्होंने जो है फर्स्ट फैक्ट्री कब फॉर्म किया था, उसके बारे में आपका जो है ये बात कर रहा है, राइट। तो यह कब फॉर्म किए थे, राइट, तो ये 1600 आपका जो है ये 11 में आपका जो है मसूलीपट्टनम में इसको जो है फॉर्मेशन हुआ था। तो इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो यानी कि सबसे पहले जो इवेंट हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है, 1611, यानी कि 4। तो 4 देखते हैं, 4 तीनों में दिया गया है। उसके बाद आपका कौन सा इवेंट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट हुआ है, राइट। तो 4 के बाद फर्स्ट आपका इसमें है और इसमें है, राइट, तो ये दोनों हो सकता है। उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है आपका, वो थर्ड हुआ है, राइट, 4 फर्स्ट थर्ड, यानी कि राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट, राइट, कि इसमें से आपका पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डायरेक्ट डिसअलाउंस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ए स्टेट गवर्नर ऑफ ए स्टेट असेंबली बिल बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मीन्स जो है विदाउट गवर्नर के जो है ये कोई डिस अलाउंस नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा आपका कह रहा है कि देयर इज नो मीन्स फॉर ए स्टेट असेंबली टू ओवर राइड ए प्रेसिडेंशियल वीटो ऑन इट्स विल रेफर टू हिम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स वो क्या कर सकते हैं कि जो है जो स्टेट असेंबली आपका है वो ओवर राइड नहीं कर सकता है प्रेसिडेंशियल वीटो को, राइट। तो इसके बारे में जो है आपका दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट, तो इस प्रकार से डी आपका जो है राइट आंसर हो जाता है कि नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये आपका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये कह रहा है आपका विथ रिफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, कि विथ रिफरेंस टू आपका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है आपका कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका द प्रोसेस टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज द सेम एज प्रोसेस फॉलोड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ ए पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है क्योंकि यह सेम प्रोसेस नहीं होता है कि इसमें आपका जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है आपका एंटी डिफेक्शन में और जो है प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, तो दोनों में सेम नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक अप ए डिफेक्शन केस ऑन ए स्यू मोटो बेसिस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, राइट। सो मोटो मीन्स क्या होता है आपका ऑन इट्स ओन डिसीजन, राइट, ऑन इट्स ओन डिसीजन, राइट। तो यह भी आपका रॉन्ग है कि मीन्स ऑन इट्स ओन डिसीजन जो है ये आपका जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक जो है डिफेक्शन केस, ये भी आपका जो है रॉन्ग है क्योंकि जो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कह रहा है ही वॉज एन इंडियन स्टूडेंट एंड वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन नॉर्थ अमेरिका। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान, राइट। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किया था एंड वांटेड टू पॉपुलराइज द hypocritical nature of the British government. Who among the following Indian revolutionaries has been described in the passage given below, right। कि मीन्स जो ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये किन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका जो है तारकनाथ दास जी थे, इनके बारे में यह बात किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जीएसटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये जीएसटी के बारे में आपको बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, राइट। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कर रहा है विथ रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो होता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है आपका द 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 एडेड ए न्यू आर्टिकल 279A गिविंग द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू अपॉइंट ए जीएसटी काउंसिल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह 100th अमेंडमेंट एक्ट नहीं था बल्कि 101 यानी कि 101 जो है ये आपका अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा 2016 में आपका लाया गया था और एक आर्टिकल न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था 279A
जो कि प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दिया था कि अपॉइंट करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये 100th नहीं 101st अमेंडमेंट था, राइट। और दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है 1/2 ऑफ द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द कोरम एंड द डिसीजन इज टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स 3/4 जो मेंबर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट कोरम बनाएंगे। कोरम क्या होता है कि मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड, राइट, उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। तो वो डिसीजन लेंगे और मेजोरिटी जो है होना चाहिए कि 3/4 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड कह रहा है एनी एक्ट ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, राइट। कि मीन्स वो जो है कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकते, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो स्टेटमेंट सही है आपका, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रंग घर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो रंग घर जो आपका जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट इसमें आपका कह रहा है कि इट इज 2 स्टोरी एम्फी थिएटर लोकेटेड इन असम शिव सागर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि ये आपका क्या है 2 स्टोरी क्या है एम्फी थिएटर है, जो कि आपका कहाँ पर स्टेटेड है आपका जो है ये आपका असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका लोकेटेड है। तो फर्स्ट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लचित बारफुकन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यह किसके दौरान बनाया गया था? आपका लचित बारफुकन के दौरान नहीं बनाया गया था, बल्कि उतने समय कौन थे आपके जो है स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह, राइट। स्वर्गदेव राइट प्रमत्त सिंह थे, राइट। प्रमत्त सिंह, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर की मीन्स ओनली वन आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया हैज बीन ब्लेड बाय द फोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल एंड इज टुडे लाइंग प्रो स्टेट एट इट्स फीट। Militarism and imperialism are the twin children of capitalism. They are 1 in 3 and 3 in 1. Their shadow, their fruit and their bark all are poisonous. It is only lately that an antidote has been discovered and that antidote is organized labor. Who among the following has said these historical lines given above, right? कि मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है यह किसके द्वारा जो है ये लिखा गया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो ये आपका लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने यह स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओथ टेकन बाय द जजेज ऑफ द हायर जुडिशियरी, राइट। कि मीन्स जो ओथ लिया जाता है आपका हायर जुडिशियरी द्वारा उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया और बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कि मीन्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट इसमें आपका कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस इन द ओथ ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज और ए हाई कोर्ट जज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओथ जो है दोनों का सेम ही होता है आपका। और दूसरा कह रहा है द ओथ ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स आर एंड सुप्रीम कोर्ट्स इज मेंशन्ड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो थर्ड का जो आपका शेड्यूल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसमें आपका मेंशन है क्या, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स ओथ ऑफ जजेज, तो ये तो आपका मेंशन है ही, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेज डू नॉट टेक एन ओथ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो थर्ड ही भी स्टेटमेंट आपका सही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जजेज होते हैं वो प्रोटेक्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और या फिर डिफेंड करने के लिए ओथ नहीं लेते हैं, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है। तो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है आपको देखने को मिलता है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका देखने को मिल रहा था, मराठा ट्राइब्स कहाँ पर थे आपको, इस रीजन में आपको जो है ये मराठा रीजन देखने को मिलता था, राइट। तो उसमें बोल रहा है आपका टर्म यूज किया जाता था मामलतादार्स एंड कामविसदर्स, राइट। तो ये किससे रिलेटेड थे आपका, इसके बारे में जो है ये पूछ रहा है आपका। तो ये क्या था आपका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशवा इन द डिस्ट्रिक्ट, कि मीन्स डिस्ट्रिक्ट में जो पेशवा आपको जो है एलोकेट किए जाते थे उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता था आपका मामलतादार्स एंड कामविसदार्स, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। INA के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और INA के बारे में आपको जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2023 में भी देखने को मिला था, और UPSC के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है आपका EPFO का एग्जाम, उसमें भी जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था आपका, राइट। तो इस प्रकार से यह ज़्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, राइट, कि 35 का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 35 कर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के बारे में बोल रहा है आपका। द आइडिया ऑफ INA वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाई रास बिहारी बोस, की मीन्स जो आपका आइडिया आपका दिया गया था INA इंडियन नेशनल आर्मी का, यह किसके द्वारा कंसीव किया गया था, आपका जो है रास बिहारी बोस के द्वारा कंसीव किया गया था क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह मोहन सिंह के द्वारा जो है कंसीव किया गया था, मोहन सिंह, राइट। तो फर्स्ट इसलिए जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपका कह रहा है द आउटब्रेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 गेव ए फिलिप टू द INA, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है, कि मीन्स इसने क्या किया था, एक फिलिप दिया था किसको, जो है INA ने क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब आया था, 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट आपका जो है 1942 में आया था। ये क्यों आया था, क्योंकि जो है उतने समय सेकेंड वर्ल्ड वार आ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था आपका 1939 से लेकर आपका जो है 1945 तक, राइट। तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि डिफरेंट कानून ला रहे थे, एक्ट ला रहे थे, कि जो इंडियंस जो है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंडिया जो है सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स का। अगर ये लोग सपोर्ट करते हैं तो हम इनको क्या कर देंगे, जो है अगस्त ऑफर इसीलिए लाए थे सब। और इसमें इसने क्या प्रोविज़न रखा था कि इंडियंस को हम लोग क्या कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, राइट। लेकिन जो है इंडियंस जो थे वो क्या कर रहे थे, पूर्ण स्वराज यानी कि जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है इन 1943, राइट, इन 1943 सेटअप प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर इन रंगून ओनली, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि देखिए इन 1943 में आपका क्या होता है, रास बिहारी बोस जो है, रास बिहारी बोस उन्होंने क्या किया था, जो है प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट हेडक्वार्टर सेटअप किया था रंगून में, और जो है कहाँ पर, सिंगापुर, राइट। तो दो जगह पर हुआ था। तो ये बोल रहा है कि एक ही जगह पर हुआ था, राइट, कहाँ पर, रंगून ओनली। तो फर्स्ट ओनली सही है आपका, कि यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है, कि मीन्स ओनली वन सही है और दो जो है स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। तो इसलिए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। इसमें से आपको बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अरेस्ट ऑफ टॉप कांग्रेस लीडर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका जो है कब आया था, 1942 में आया था, राइट। तो इसमें से आपका जो है बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो 36 का आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये चारों स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है। देखिए इसको समझते हैं। द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट वाज सेटअप इन बलिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप किया गया था आपका जो है वो बलिया में किया गया था। बलिया कहाँ पर है आपका, यूपी में पाया जाता है, राइट। तो वहाँ पर ये सेटअप किया गया था, राइट। तो बलिया में सेटअप किया गया था आपका, जिसका लीडरशिप किनको पास था, चित्तू पांडे के पास था, सही है। दूसरा कह रहा है द नेशनल हेराल्ड एंड हरिजन सीजेड पब्लिकेशन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रगल, राइट। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है आपका। नेशनल फ्लैग्स वेयर फोर्सिबली होस्टेड पब्लिक बिल्डिंग्स इन डिफेंस ऑफ द पुलिस, सही है। फोर्थ भी आपका स्टेटमेंट सही है, फॉर रेगुलर कम्युनिकेशन राम मनोहर लोहिया ब्रॉडकास्टेड ऑन द कांग्रेस रेडियो, राइट। तो चारों ही स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर की चारों ही स्टेटमेंट जो सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में जो है इसमें क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर है 37 आपके सामने है। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि कितना स्टेटमेंट सही है।
तो फर्स्ट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर टू स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एनी हाई कोर्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर नहीं करता है, बल्कि यह प्रेसिडेंट का क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है। और ये क्या करते हैं कि टाइम टाइम पर क्या होता है, हाई कोर्ट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको ये मॉडिफाई करते रहते हैं, राइट। और सेकंड कह रहा है आपका द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जोरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जोरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर, राइट। कि मीन सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है आपका और पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है द फेडरल गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कुड नॉट मटेरियलाइज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्टेड टू द अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस proposed for the princely states in the government of India Act 1935, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। सी इज द राइट आंसर कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द लोकल सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपको कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग दिया गया है। कह रहा है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। कि मीन्स ये क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया था, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका सेटअप किया गया था 1954 में, इसको सेटअप किया गया था, राइट। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है 1954 में आपका सेटअप किया गया था और यह कॉन्स्टिट्यूट आपका जो है सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 263, अंडर आर्टिकल 263 जो है इसको सेटअप किया गया था, राइट। यह और कब सेटअप किया था? जो है प्रेसिडेंशियल आर्डर पर सेटअप किया गया था, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या किए थे? आर्डर दिए थे, उसके द्वारा जो है सेटअप किया था। तो फर्स्ट ओनली आपका रॉन्ग है। तो इसमें पूछा है कौन सा रॉन्ग है, तो ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा और दोनों स्टेटमेंट आपका ये सही दिया गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कार्नाटिक वार्स एंड ट्रीटी साइन। कि मीन्स हमको जो कार्नाटिक वार्स देखने को मिले थे, राइट, उसमें से कौन कौन से ट्रीटी जो है साइन हुए थे। इसमें से बोल रहा है कि कितना जो है ये सही दिया गया है, इसमें से कौन कौन से जो है ये सही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका दिया गया है, कह रहा है कि बैटल ऑफ सेंट थोम। तो बैटल ऑफ सेंट थोम जो आपका हुआ था यह फर्स्ट कर्नाटिक वार में हुआ था, आपका फर्स्ट कर्नाटिक वार में हुआ था, राइट। और फर्स्ट कर्नाटिक वार आपका कब हुआ था? 1740 से लेकर आपका जो है यह 48 तक चला था, राइट। और क्यों हुआ था? ड्यू टू वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, उसके कारण हुआ था आपका, राइट। तो ये बोल रहा है इसमें कौन सा ट्रीटी हुआ था? ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ था क्या? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यह ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी नहीं बल्कि एक्सला चापेल हुआ था, राइट। एक्सला चापेल हुआ था आपका फर्स्ट वाले में, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है आपका बैटल ऑफ अंबूर के बारे में पूछ रहा है, राइट, राइट। तो बैटल ऑफ अंबूर जो हुआ था आपका यह कब हुआ था? आपका जो है यह हुआ था सेकंड कर्नाटिक वार में। सेकंड कर्नाटिक वार का आपका जो है टाइम पीरियड क्या था? सेकंड कर्नाटिक वार का आपका 1749 से लेकर जो है आपका 1749 से लेकर आपका जो है ये हुआ था 54 तक हुआ था, राइट। 1754 तक हुआ था, राइट। और 1749 में ही आपको जो है ये देखने को मिलता है बैटल ऑफ जो है अंबूर देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में बोल रहा है आपका कि इसके लिए कौन सा ट्रीटी हुआ था? ट्रीटी ऑफ जो है पीस पेरिस हुआ था क्या, राइट। तो ट्रीटी ऑफ पीस पेरिस नहीं हुआ था, इसके लिए जो है आपका ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ था, राइट। तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। थर्ड कह रहा है आपका बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास में क्या हुआ था आपका? ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल हुआ था क्या? तो थर्ड भी आपका रॉन्ग ही है क्योंकि हमने बताया है कि बैटल ऑफ सेंट होम में आपका क्या हुआ था? एक्सला चापेल हुआ था, राइट। इस प्रकार से नन ऑफ द एबव हो जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स क्या हुआ आपका जो बुद्धिस्ट समिट हुआ था उसके लिए आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट से जो है आपका वो करेक्ट है, राइट। तो देखिए अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह फर्स्ट आपका बुद्धिस्ट समिट हुआ है, आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट हुआ है आपका 2023 में हुआ है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपको कह रहा है इट वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि फर्स्ट ये बुद्धिस्ट आपका समिट था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। दूसरा कह रहा है इट वाज ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, राइट, कि मीन सभी के द्वारा कोलैबोरेशन के द्वारा जो है ये संभव हो पाया। तो सही है, इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिए गए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कह रहा है आपका द नेशनल कन्वेंशन विच ड्राफ्टेड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल वाज चेयर्ड बाय, राइट, कि मीन्स जो आपका ड्राफ्ट किया गया था कौन सा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था उसके बारे में जो है ये पूछ रहा है, राइट। तो इसके राइट आंसर कौन से हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ये जो है ड्राफ्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका जो है ये भी दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, राइट। देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया है आपका, इसमें से आपका बोल रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव, राइट। तो इसमें से बोल रहा है आपको कि कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, कि मीन्स जो इंडिया में आपका कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। तो सही है आपका कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सही है। दूसरा कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इलेक्टेड बाई एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं पार्लियामेंट को। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वन जो है वो करेक्ट है बट सेकंड जो है वो नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स जो है स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से बोल रहा है आपका कौन सा जो है वो करेक्ट में स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग रीड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है रेले कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड टू एग्जामिन द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, राइट, कि मीन्स जो रेले कमीशन आपका जो है लाया गया था आपका, राइट। तो इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो रेले कमीशन जो आपका सेटअप किया गया था ये कब किया गया था आपका 1902 में आपका सेटअप किया गया था और ये यूनिवर्सिटी एक्ट था आपका, एक यूनिवर्सिटी एक्ट था। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका जो है ये रॉन्ग हो जाता है कि रेले कमीशन इसमें कह रहा है कि सेटअप किया गया था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो ये आपका फर्स्ट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये प्रोहिबिट किया था आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को। तो दूसरा कह रहा है द मॉडरेट्स ऑब्जेक्टेड टू द रोले कमीशन सजेशंस बिकॉज दे कंसिडर्ड देम टू बी रेट्रोग्रेड मेजर्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है आपका, इस प्रकार से बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको अरेंज करना है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, राइट। तो आंध्र प्रदेश में आपके आते हैं 175, राइट, 175 मेंबर्स आपके जो है आंध्र प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा, राइट। तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलते हैं 147 मेंबर, राइट, 147 मेंबर आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पंजाब, राइट। पंजाब में आपको देखने को मिलता है 117 मेंबर, राइट। और राजस्थान में आता है आपका, तो राजस्थान में आपको लगभग 200 मेंबर्स देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें से कह रहा है आपका कि सिलेक्ट द करेक्ट, राइट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसमें आपका राजस्थान, उससे कम आपका कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, राइट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका कौन सा हो जाएगा 4 1 2 3, राइट। इस प्रकार से आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द बारोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। जो कि मीन्स कहाँ से कौन कौन से जो है फीचर्स जो है वो बारो किए गए हैं उसके बारे में आपका कह रहा है कि मैच करना है कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन कितने जो है स्टेटमेंट वो करेक्टली मैच हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपका दिया गया है कंट्री आयरलैंड। तो आयरलैंड से सबसे पहले आपको पता होगा कौन सा आया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। तो ये तो आपका आया है कहाँ से, आयरलैंड से आया है, राइट। दूसरा कौन सा आया है आपका नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जो आपका क्या होता है कि नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स लगभग, राइट। तो ये भी आपको कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड से लाया गया है, राइट। और ये इसमें कहाँ से लाया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, की मीन्स प्रेसिडेंट का किस प्रकार से जो है वो इलेक्शन होना चाहिए उसको भी आयरलैंड से लाया गया। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा कि मीन्स फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपका यहाँ से लाया ही नहीं गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लाया गया आपका, ये साउथ अफ्रीका से लाया गया, साउथ अफ्रीका से लाया गया। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है आपका USA के बारे में बोल रहा है, राइट। तो USA से बोल रहा है आपका कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर लाया गया है, राइट।
तो यूएसए से बोल रहा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका यूएसए से ही लाया गया है। और क्या क्या लाया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। फंडामेंटल राइट जो आपको देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट, राइट, आपका 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 to 35, राइट, ये भी आप कहाँ से लाया गया है, यूएसए से ही लाया गया है, राइट। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है आपका वो भी यहीं से लाया गया है, और जुडिशियल रिव्यू भी यहीं से लाया गया है आपका, राइट। और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा वो भी आपका यूएसए से ही लाया गया है। और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का भी यहीं से लाया गया। और नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी लाया गया, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। और तीसरा आपका कार्य है साउथ अफ्रीका से, राइट। तो साउथ अफ्रीका से हमने तो एक बता दिया, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाया गया आपका, राइट। और क्या क्या लाया गया आपका साउथ अफ्रीका से, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राइट, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन को भी लाया गया, राइट। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये आपका साउथ अफ्रीका से नहीं लाया गया है। फोर्थ आता है आपका कौन सा, फ्रांस से, राइट। तो फ्रांस के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। फ्रांस से लाया गया था आपका रिपब्लिक ऑफ एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी को लाया गया था। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये तो यहाँ से लाया नहीं गया था, राइट। इस प्रकार से जो है 4 भी आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट हमने देखा सही है, कौन सा, वो भी सेकंड। तो इस प्रकार से एक ही आंसर सही हो जाएगा कि ओनली वन इसमें जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है द जोतेदार्स ए न्यू क्लास हु हैड इमर्ज्ड विद द परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम ब्रॉट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर, राइट। कि मीन्स जो जोतेदार्स होते थे वो कौन होते थे, उसमें जो है बात कर रहा है आपका परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम में बात कर रहा है, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट आपका हमने बताया कब आया है, 1793 में लाया गया था। आपके जो है इतने समय कौन थे गवर्नर जनरल थे, वो आपका जो है कार्नवालिस थे, लॉर्ड कार्नवालिस, राइट। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया गया था आपका जो है परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या हो रहा था, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, लॉर्ड कार्नवालिस थे, राइट। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका जो है कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका जोतेदार कौन होते थे, इसमें जो है ये पूछा गया है, राइट। तो जोतेदार कौन होते थे, जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, जोतेदार बोलते थे, कि मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिच पीजेंट्स होते थे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आपका बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है वो आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है इसमें मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वेयर लेटर एक्सेप्टेड एज प्रियम्बल, राइट। कि मीन्स मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे आपके वो बाद में किस में ऐड हुए, वो प्रियम्बल में देख लेते हैं, सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन द वर्ड डेमोक्रेटिक, राइट। ये भी सही है कि मीन्स डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। थर्ड आपका कह रहा है इट वॉज प्रेजेंटेड बाई नेहरू एंड सेकंडेड बाई सरदार पटेल, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट, राइट। तो देखिए क्यों ये रॉन्ग है आपका, क्योंकि ये प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा, आपका जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये प्रेजेंट किया गया था, राइट। और उन्होंने ही इसको प्रिपेयर भी किया था, राइट। लेकिन जो सेकेंडेड किया गया था वो किसके द्वारा सेकेंडेड किया गया था, आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, राइट। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा जो है सेकेंडेड किया गया था। तो इसलिए जो है ये सरदार पटेल दिया गया, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 and 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एबो इवेंट्स, राइट। कि मीन्स कुछ इवेंट्स दिए गए हैं उसमें से बोल रहा है आपका कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको इवेंट्स को करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कर रहा है ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा, राइट। तो हमको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपका चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेके 45 तक आपका चला था। तो इसमें क्या हुआ था कि यूएस ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा पे बम फेंक दिया था, राइट। तो ये बम उन्होंने कब फेंका था, ये आपका 6 अगस्त 1945 में फेंका गया था, राइट। तो यानी कि 1945 में आपका ये हुआ था, राइट। और दूसरा कह रहा है आपका एटलीस्ट डिक्लेरेशन, राइट। तो एटलीस्ट डिक्लेरेशन आपका कब हुआ था उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका आता है एटलीस्ट डिक्लेरेशन। तो एटलीस्ट डिक्लेरेशन ये है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो हमको पता है इंडिया क्या था कि इंडिपेंडेंस हुआ था कब, आपका 15 अगस्त 1947 को, राइट। तो ये जो आपके एटली थे, क्लेमेंट एटली, ये थे प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे, आपके ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था आपका जो है, कहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि 20 फरवरी 1947 को जो है उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश के जो हाउस ऑफ कॉमन होता है जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट होता है, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक ट्वीट कर देंगे इंडिया को छोड़ देंगे इन द हैंड ऑफ
रिस्पॉन्सिबल्स इंडियंस रिस्पॉन्सिबल्स हैंड में, राइट, कि मीन्स जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं इंडिया के उनके हाथों में छोड़ देंगे, राइट। तो ये आपका कब हुआ, यानी कि 1947 में हुआ, राइट, 1947 में। और तीसरा आपका कह रहा है कि रीन के बारे में कह रहा है आपका, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट आपका कब हुआ था, 1946 में हुआ था, राइट, 1946 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको बनाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ आपका जो है, ये फर्स्ट हुआ आपका 1945 में आपको देखने को मिला, हिरोशिमा वाला। उसके बाद कौन सा देखने को मिला आपको, थर्ड का, कि रीन रिवोल्ट, यानी कि जो आपका रॉयल इंडियन नेवी, ये 1946 में हुआ आपका। देखिए ये आपका 45 में हुआ, 1945 में, और ये आपका 1946 में हुआ, और ये आपका 1947 में हुआ, राइट। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन आर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स टू द ब्रिटिश, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से डिमांड्स थे जो मॉडरेट्स के डिमांड्स थे ब्रिटिश के लिए, उसके बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन आर द डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स टू द ब्रिटिश, कि जो मॉडरेट्स थे इंडिया में वो ब्रिटिश से क्या क्या डिमांड कर रहे थे, इसमें से जो है वो आपका दिया गया। तो इसमें से उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी, और जो है एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट टू रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी एरियाज, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट का जो है एक्सटेंशन करने के लिए रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में, ये दो डिमांड थे उनके। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, कि ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है आपका पीटी जो यहाँ पर पीटी के लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, राइट, विजन का, तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन 50, राइट, कि 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस प्रकार से, और आपका जो है 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया ये आपका। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके टोटल 100 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जाइए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आने वाली होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।